हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा NIOS क्लास 12th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका पूरा नाम है बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था का विहंगा अवलोकन। बच्चों, इस चैप्टर में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक वन बाय वन। ठीक है, देखिए शुरुआत कैसे होती है। विश्व में प्रत्येक अर्थव्यवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। दुनिया में कोई भी देश होता है, उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, विशेषताएं होती है, जिनके द्वारा उसे हम जान सकते हैं अथवा हम पहचान सकते हैं। ठीक है, दुनिया में हर देश ऐसा होता है जिसकी कुछ ना कुछ विशेषता होती है, जिसके द्वारा हम उसे जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से तुलना इन विशेषताओं के आधार पर की जाती है। भारत एक पृथक देश के रूप में 15 अगस्त 1947, जिसे भारत का स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। देखिए, भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, उस दिन भारत अस्तित्व में आया। भारत को एक अलग अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान मिली। इसी दिन भारत पर अंग्रेजी शासन की समाप्ति हुई। ठीक है, इसके पश्चात स्वतंत्र भारत ने 15 अगस्त 2013 को अपने स्वयं के शासन का 66 वर्ष पूरा कर लिया था। विश्व के अन्य देशों के साथ तुलना करें तो इन वर्षों में अपनी उन्नति के मूल्यांकन के लिए भी देश की स्थिति तथा निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए यह अवधि काफी बड़ी होती है। मतलब जब हम देखो बच्चों, आजाद हुए उस दिन, और जब हम 15 अगस्त 2013 की बात करें या हम अभी की बात करें 2022 या 23 की बात करें, तब तक में हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जिसमें हम अपनी क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पाठ में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को बताया गया है। हम इस चैप्टर के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे पहले विशेषताओं को देखेंगे। तो देखिए, हमारे इसमें उद्देश्य, मेन फोकस, इस पार्ट में हमारा जो मेन फोकस रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का विवरण है। ठीक है, सेकंड हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने समस्याओं की व्याख्या कर सकते हैं। हम इस पाठ को पढ़ने के बाद भारत में कृषि की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे और भारत में उद्योगों के विकास का विवरण दे सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए शुरू करते हैं बच्चों। अपना पॉइंट नंबर 1.1 क्या कह रहा है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। आइए अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का निम्न प्रकार की सूची बनाएं। तो देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था जब हम आजाद हुए, हमारा निम्न प्रति व्यक्ति आय था। हमारे प्रति व्यक्ति आय, एक बंदे की जो इनकम होती है ना, प्रति व्यक्ति आय बहुत ही क्या थी बच्चों, कम थी। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक है, आजादी के समय की बात कर रहे हैं हम ये। ठीक है, जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता बहुत अधिक थी। गरीबी तथा अन्य गरीबी तथा आय के वितरण में असमानताएं थी। ठीक है, कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा था और बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं था। पूंजी निर्माण का उच्च स्तर, जो कि एक सकारात्मक विशेषता थी। नियोजित अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी बच्चों, नियोजित थी। ठीक है, आइए अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट था हमारा निम्न प्रति व्यक्ति आय। पहला पॉइंट क्या था बच्चों हमारा, निम्न प्रति व्यक्ति आय। भारत को विश्व में निम्न प्रति व्यक्ति आय के देश के रूप में जाना जाता है। भारत एक कैसा देश है बच्चों, निम्न प्रति व्यक्ति आय वाला देश है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत ही क्या है, कम है। हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही क्या है बच्चों, कम है। प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय आय या जनसंख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इससे अभिप्राय किसी भारतीय की एक वर्ष की औसत आय से होता है। यद्यपि इससे प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक आय का पता नहीं लगता है। देखिए, भारत की 2012-13 के लिए अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 39,168 रुपये, मतलब एक व्यक्ति के पास 39,168 रुपये है। यहाँ यह प्रति माह लगभग 3,284 रुपये होती है। ठीक है, प्रति महीने कितनी हो जाती है, एक महीने की इनकम हो जाती है 3,238 हो जाती है, 264 हो जाती है बच्चों। यदि हम भारत की प्रति व्यक्ति आय की विश्व के अन्य देशों के साथ तुलना करके देखें, तो ये देखा जा सकता है कि भारत उनमें अनेकों से काफ़ी क्या है, पीछे है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत से 15 गुना अधिक है, जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से क्या है, 3 गुना अधिक है। ठीक है बच्चों, पहली विशेषता हो गई हमारी। सेकंड विशेषता क्या है बच्चों, जनसंख्या का अधिक दबाव।
भारत जनसंख्या में विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक है। 1990-91 से 90 से लेकर के 2011 की अवधि के दौरान हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.03 रही है। बच्चों ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपका। भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण मृत्यु दर में तेजी से कमी आई है, जबकि जन्म दर बहुत तेजी से क्या कर रही है, बढ़ रही है। जन्म दर हमारे देश में ज्यादा है और मृत्यु दर बहुत कम है। निम्न मृत्यु दर को जनसंख्या में प्रति हजार मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि जन्म दर को जनसंख्या के प्रति हजार जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है बच्चों। 2010 में अगर देखें तो जन्म दर हमारा 22.1 व्यक्ति जनसंख्या के प्रति 1000 थी, जबकि मृत्यु दर केवल हमारा 7.2 व्यक्ति जनसंख्या प्रति 1000 थी। निम्न मृत्यु दर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। कम लोग मर रहे हैं हमारे देश में तो इससे कोई समस्या नहीं है। वास्तव में यह विकास की क्या होता है, विकास का प्रतीक है। अगर हमारे देश में कम लोग मर रहे हैं इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। निम्न सॉरी स्टूडेंट्स, इस तरह की जो आपको बाहर से आवाज़ सुनाई दे रही है उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी चाहता हूँ, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। निम्न मृत्यु दर से एक अच्छा स्वास्थ्य प्रणाली का पता चलता है, परंतु उच्च मृत्यु दर एक समस्या होती है, ठीक है। अगर यदि ज़्यादा लोग मृत्यु दर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये एक समस्या है, ये एक देश की क्या है, समस्या है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या में वृद्धि पर दबाव डालती है। 1921 के पश्चात भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से क्या कर रही है, बढ़ रही है, क्योंकि जन्म दर बहुत धीमे घट रही है, जबकि मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से क्या कर रहा है, घट रहा है। जन्म दर 1921 में 49 था, ठीक है, 2010 में 22.1 तक कम हुई, जबकि इसी अवधि में मृत्यु दर 49 से बढ़ कितना हो गया, कम घट के 7.2 हो गया है। इसीलिए भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव भारत के लिए चिंता का एक बहुत ही बड़ा कारण है। इससे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आधारित संरचना आदि प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन जुटाने होंगे। साधन जुटाने में राजस्व कोष क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अगली जो विशेषता बच्चों हमारी कृषि पर निर्भरता, कृषि पर निर्भरता। भारत की देखिए कार्यशील जनसंख्या, जो लोग काम करते हैं ना, काम में लगे होते किसी न किसी, उसे हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। वे अधिकांश अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि की गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या का लगभग 58% जो लोग थे हमारे 2011 में वो कृषि में लगे थे। और वहीं अगर हम बात करें आज़ादी के टाइम की तो लगभग 74% पॉपुलेशन हमारी कृषि में लगी हुई थी। इसके बावजूद भारत का जो जीडीपी है, केवल योगदान कितना है, देखिए 58% लोग काम कर रहे हैं और 17% लोग केवल जीडीपी में योगदान, केवल 17 है, तो ये बहुत कम है ना। भारत में कृषि से संबंधित मुख्य बातें क्या है, इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम है। इसके कई कारण है। इतनी बड़ी तेजी से संख्या को क्या करती है, पोषित करते हैं। कृषि जो है बहुत सारे लोगों को पेट भरती है। भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण प्रति व्यक्ति भूमि की जो उपलब्धता है बहुत क्या है बच्चों, कम है, और अच्छी उपज लेने के योग्य जो भूमि हमारे पास बहुत ही कम है, ठीक है। और दूसरे तरफ क्या है, भूमि के प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या है, पर कम है। हमारे देश में क्या है, बहुत ज़्यादा जो भूमि है वो बहुत कम लोगों के पास है, और बहुत सारे लोग हैं उनके पास बहुत कम भूमि है, ठीक है। मतलब वापस से बता देता हूँ, एक और बात देख लीजिए। बहुत कम लोगों के पास बहुत सारी जमीनें हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पास बहुत सारी जमीनें हैं, जबकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम जमीनें हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। आगे देखते हैं। तीसरा क्या है कि भारतीय कृषि में अच्छी तकनीक, सिंचाई सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है। तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी में विकास क्या है, बहुत ही हमारे यहाँ पे कम है, ठीक है। चौथा क्या, अधिकतर लोग क्या है, शिक्षित नहीं है हमारे देश में, ठीक है। उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं है, ट्रेन नहीं है कृषि क्षेत्र में, इसीलिए हमारे यहाँ पे कृषि में ना निम्न उत्पादकता पाई जाती है, प्रोडक्शन कम है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत की आय चीन से कितनी गुनी है, संयुक्त राज्य, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं बच्चों अब, गरीबी और असमानता। गरीबी और असमानता भारत के बारे में एक निराशाजनक बात यह है कि विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या होने के साथ साथ देखिए हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा लोग गरीब भी है। ज़्यादा आबादी का मतलब ये नहीं कि ज़्यादातर लोग अमीर है, ज़्यादा आबादी का एक खराबी ये भी है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग गरीब भी है।
भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 26.09 करोड़ लोग जो हैं गरीब थे, ठीक है। ये भारत की जनसंख्या का लगभग 22% है। एक व्यक्ति गरीब तब कहलाता है यदि वह ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी नहीं खा पाता है, ठीक है, या इससे कम खाता है। इसके लिए व्यक्ति को भोजन सामग्री खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि भी कमानी पड़ती है, ठीक है। सरकार ने यह भी अनुमान लगाया है कि ये जो धनराशि है ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये है, शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है, ठीक है बच्चों। तो ये सब आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। गरीबी के कारण क्या होती है, एक आर्थिक विषमताएं बढ़ने लगती हैं, ठीक है। गरीबों से जुड़ी हुई एक अन्य विचारणीय बात यह है कि बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। गरीबी से ही बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। भारत में गरीबी के मुख्य कारणों में से एक कारण है उन सभी लोगों के लिए जो देश में श्रम शक्ति में कार्य के अवसरों का अभाव है। हमारे यहाँ पे रोजगार की क्या है, कमी है। ये भी एक गरीबी का एक मेन कारण है। श्रम शक्ति में उन वयस्क व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो कार्य करना चाहते हैं यदि प्रत्येक वर्ष पर्याप्त संख्या में कार्य का सृजन नहीं किया जाए तो बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि, शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होगी, औद्योगिक और तथा सेवा क्षेत्रों में आवश्यक गतिविधियों से क्या होगा, प्रसार के अभाव आदि के कारण प्रत्येक वर्ष श्रम शक्ति में क्या होगा, बड़ी संख्या में लोगों का जुड़ाव होगा। अब तक ये नकारात्मक विशेषताओं पे हमने चर्चा करी है। अब हम कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था की अच्छी विशेषताओं पर, सकारात्मक विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या, पूंजी निर्माण अथवा निवेश की उच्च दर। हमारे देश में देखिए, हमारा देश क्योंकि पिछड़ा हुआ देश है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रमुख समस्या क्या थी, भूमि और भवन, मशीनों तथा उपकरण, बचत आदि के रूप में पूंजी स्टॉक में कमी थी भारत में। आर्थिक गतिविधि जैसे उत्पादन उपभोग चक्र को बनाए रखना, उत्पादन की एक निश्चित अनुपात को बचत निवेश की तरफ जाना चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहले 4-5 दशकों में ये आवश्यक अनुपात कभी भी उत्पन्न नहीं हो पाया। इसका स्पष्ट कारण है कारण उस जनसंख्या के द्वारा जो अधिकतम गरीब और निम्न औसत आय में वर्गीकृत श्रेणियों में आवश्यक वस्तुओं के उपभोग का उच्च स्तर के, इसके कारण सामूहिक पारिवारिक बचत बहुत क्या थी, कम थी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप कुछ डाटा देख सकते हैं, ठीक है, डाटा देख लीजिएगा। आगे देखते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत ने अपने विकास के लिए ना पंचवर्षीय योजना बनाई थी। पहली पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 से 1956। देखिए भारत ने पहले ही 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या अवधि पूरी कर ली है। 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है अभी। अच्छा, भारत में ना आखिरी पंचवर्षीय योजना 12वीं ही है, ठीक है बच्चों। 12वीं पंचवर्षीय योजना की कई सारी कमियां रही हैं, विशेषताएं रही हैं, ठीक है। फिर आगे देख सकते हैं आप, ये वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। भारत में कृषि की भूमिका, ये आप लोगों को मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कृषि की क्या भूमिका है, आज़ादी के समय हमारे देश में कृषि के कितने लोग जुड़े हुए थे, 1960 में कितने लोग जुड़े हुए थे, 2012 में कुल आबादी कितना है, ठीक है, श्रम शक्ति कितना प्रतिशत हमारा लगा हुआ था, ठीक है, ये लगातार बढ़ के कितना हो गया है। कृषि में खाद्यान्न उत्पादन कितना है, गैर खाद्यान्न उत्पादन कितना है, ठीक है। हम निर्यात करके कृषि क्षेत्र से कितना पैसा कमाते हैं। उद्योगों का विकास से संबंधित, औद्योगिक विकास के लिए हमने नीति बनाई थी 1956 में। 1956 में हमने उद्योगों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया था, ठीक है। 1956 में औद्योगिक नीति सार्वजनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। हमने सेल्फ रिलायंस मतलब की नीति अपनाई औद्योगिक क्षेत्र में। इन सब विषयों को देखिएगा आप लोग। 1980 तक हमने जितना उद्योगों पे फोकस किया उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ, परंतु हमने 1991 में भारत सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति लाई, जिसे हम क्या कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, शॉर्टकट में कहते हैं बच्चों LPG। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। 1991 में इस नीति में के तहत हमारा विकास दर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए 2002 से लेकर 8 तक हमारा विकास दर कितना था, ठीक है। विदेशी कंपनियां कितनी आई, कितने ब्याज बढ़ी, इन सब चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर हमारा, यहाँ पे जो हमारा मेन जो था ना, यहीं पे हमारा खत्म होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 2,
ठीक है, अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम कोशिश करेंगे वीडियो को अच्छी से अच्छी बनाने के लिए। आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8826210664। बच्चों इस पे कॉल मत कीजिएगा, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है हमारे साथ। पूरे एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बच्चों। मात्र 300 रुपये फीस ली जाती है, जिसमें आपको पूरी, जब तक आपका 12th क्लास का आपका पूरी तैयारी ना हो जाए इकोनॉमिक्स की, तब तक हम आपको तैयार करवाते हैं सिर्फ 300 रुपये में बच्चों। हमारी क्लासेस चलती हैं, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं बच्चों। और भी कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको टीए में किसी भी फाइल वगैरह में दिक्कत आती है, किसी और सब्जेक्ट में आपको क्लासेस चाहिए तो वो भी मिल सकती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।